हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस इन एसएस के न्यूज़ पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं और उसमें से पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा डाटा के ऊपर। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार सच में उन सवालों को ध्यान नहीं दे रही है? क्या आपके जो राइट टू प्राइवेसी का इशू है वो सच में वॉयलेट हो रहा है? इन्हीं सारे सवालों को आज हम जानेंगे अपने पूरे आर्टिकल में। और ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके बाद डाटा के कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि डेमोग्राफिक डाटा क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट डाटा, सेल्फ असेसमेंट डाटा, लोकेशन डाटा, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। प्रीलिम्स में एज इट इज़ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनआईसी, जिसका नाम आपको पता होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स और आपको बता दें इन सारे पॉइंट्स पर आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सनसेट क्लॉज क्या होता है इसको पहले आपको बताया जाएगा। मेंस के लिए लगातार क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, रोज आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आई होप आप लोग उनको ट्राई करते होंगे। आज 5 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड दिए गए हैं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पर कि इसका रिप्लाई ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्कशन जो कंटिन्यू होता है इसमें एनालिसिस के बाद हमारा ये उद्देश्य होता है कि आपको एक एक टर्म, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो बिल्कुल वीडियो पर बेस्ड होते हैं, आप उसका आंसर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज जानते हैं कौन कौन सा आर्टिकल में डिस्कस करना है। आरोग्य सेतु पर सरकार अपना पूरा प्रोटोकॉल लेकर के आई है कि क्या क्या आपके प्राइवेसी के इशू को काउंटर करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार किन किन प्रावधानों को लेकर के आई है। लिविंग विद द वायरस, अब इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि वायरस के साथ ही जीना पड़े तो कैसे जिएंगे, और इसमें इन्होंने क्या कहा है आर्टिकल में, इसकी हम बात करेंगे। अगला आर्टिकल होगा केरला पर बेस्ड। एज यू नो, केरला में बहुत अच्छे अच्छे मेजर्स लिए गए हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19 और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केरला का कंपैरिजन सीधा न्यूयॉर्क से किया गया है। आपको बता दें कि केरला का डिस्कशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है। आखिर कैसे केरला ने अपने यहाँ पर इस पेंडेमिक को इतनी आसानी से रोका, ऐसे ही कुछ इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। ये सारे मेंस के क्वेश्चंस हैं जो आंसर राइटिंग पर बेस्ड हैं और आपको ट्राई करना है। देयर आर 4 क्वेश्चंस, हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं जो इनको सुनते हैं आर्टिकल को, प्लीज़ आप लोगों के लिए भी क्वेश्चंस अब दिया गया है, आप उनको लिखें ज़रूर, अपने शब्दों में लिखें, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन तो ऑब्वियसली हिंदी में हो रहा है। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको टर्म्स को भी ठीक से समझा दें ताकि आप उसका आंसर लिख पाएँ, ठीक है। तो आप में से जो लोग इस बार प्रीलिम्स में नहीं बैठ रहे हैं, आपको आगे एग्ज़ाम देना है, 1 साल 2 साल के बाद एग्ज़ाम देना है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लिखना शुरू करें। आंसर राइटिंग का कोई वक्त नहीं होता। आंसर राइटिंग पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद नहीं बल्कि अभी से शुरू की जाती है। जब आपकी तैयारी शुरू होती है, आप ग्रेजुएशन की तैयारी में नहीं हैं, आप यूपीएससी की तैयारी में हैं और यूपीएससी में आपका मार्क्स मेंस के मार्क्स से ही जाना जाता है और यहीं से आपका सिलेक्शन और रैंक तय होता है। तो इसकी शुरुआत बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको शुरू करें, ठीक है। शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में। सुना होगा आप लोगों ने, जानते भी होंगे, लेकिन आपको इनमें क्या बेसिक फैक्ट्स को याद रखना है। आपको सबसे पहले इनकी अथॉरिटीज़ के बारे में याद रखना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, नाम तो सुना होगा लेकिन बेसिक फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा। NDMA के चेयरपर्सन कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री, PM। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया ना, जहाँ पर प्रधानमंत्री खुद चेयरपर्सन हो गए वो ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक कमेटी होती है NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो असिस्ट करती है इस अथॉरिटी को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को शॉर्ट फॉर्म में NDMA भी कहा जाता है। अब स्टेट के पास 2 जिम्मेदारी है, एक तो वो SDMA को बनाए और दूसरा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको आप DDMA शॉर्ट में बोल सकते हैं, उसको बनाए। और ये अनिवार्य है, हर डिस्ट्रिक्ट में DDMA होना चाहिए। अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयर कौन कर रहा होगा? सिंपल है, CM, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर हम DDMA की बात करें तो खुद DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, याद रखिएगा। जिसकी आप तैयारी में लगे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको पावर भी उसी के हिसाब से मिलता है, काफ़ी पावर मिलता है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी इसमें अलग से बनाया जाता है। एक सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 51, ठीक है, जिसको कि आर्टिकल से संबंधित है ये सेक्शन 51। इसमें पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट 1 साल का, फाइन भी हो सकता है और
दोनों भी हो सकते हैं किसी भी तरीके का। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है इस एक्ट में तो यहाँ पर पनिशमेंट का प्रावधान भी है, इसको हम जिक्र करेंगे आगे आर्टिकल में, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स याद रखना है, प्रीलिम्स में अगर आता है तो एकदम पानी की तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आपको ये सारे फैक्ट्स याद हैं तो। आगे बढ़ते हैं, एनआईसी का जिक्र करते हैं। एनआईसी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आपको ये लग सकता है कि ये तो हाल ही में बना होगा, अभी भी बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। 1976 में इस्टेब्लिश किया गया है एनआईसी को। अभी एनआईसी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। कैसे? कोविड-19 का पेंडेमिक जब से है, आप देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, वर्चुअल हो रही हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। इवन कल जो प्रधानमंत्री जी हमारे सामने आए थे वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान थी। और ऐसे कई सारे मौक़ों पर एनआईसी का बहुत अच्छा उपयोग अभी देखा जा रहा है इस दौरान में, और इसकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी मानी जा रही है ई गवर्नेंस को बढ़ाने में, और उसमें हेल्प करता है एनआईसी। तो इसके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है ये जान के रखिएगा, क्या पता ऑर्गेनाइजेशंस पर अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ तो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सनसेट प्रोविजन या सनसेट क्लॉज। देखिए ये जो हम टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको मेंशन मिलेंगी आर्टिकल में, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पब्लिक पॉलिसी जहाँ पर ये सनसेट प्रोविजन या सनसेट क्लॉज होता है, इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि जो जो तय तय समय है, जो टाइम उसमें फिक्स कर दिया गया है, उसके बाद वो लॉ आगे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लाया जाता है तो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये कहा गया है कि 180 दिन में डाटा अपने आप ही हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो सनसेट क्लॉज के थ्रू कहा गया है, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आगे सरकार उस पर कोई और प्रावधान लेकर के नहीं आती है तो वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करें। आज का आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पर है, ये आरोग्य सेतु के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा गया है। आपके फ़ोन पे तो होगा, अगर नहीं है तो एक बार इसको डाउनलोड करके इसके फीचर्स देखिए, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन को बनाया गया है। न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ डाटा। अब देखिए कुछ नए गाइडलाइंस को इशू किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। देखिए ये जो आरोग्य सेतु है इसको चूँकि कई जगह पर मैंडेटरी कर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आप किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ऐसे किसी चीज़ को मैंडेटरी कैसे कर सकते हो जहाँ पर कोई ऐसा लेजिस्लेटिव लॉ नहीं है, कानून नहीं है, और उल्टे ये हमारे फंडामेंटल राइट को टारगेट कर रहा है, यानी कि हमारी प्राइवेसी का इशू है। क्योंकि आरोग्य सेतु आपको पूरी तरीके से ट्रैक कर सकता है, आपका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है, आपके अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जो डाटा है इसमें अलग अलग तरीके का डाटा स्टोर्ड होता है। तो ये सीधे तौर पर आपके फंडामेंटल राइट का सवाल है। आपके पर्सनल डिटेल्स इसमें स्टोर्ड हो रहे हैं और उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा मैंडेटरी बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इस पर सरकार आते हैं अपने जो गाइडलाइंस है प्रोटोकॉल्स को लेकर के कि ऐसा नहीं है, आपके किसी भी प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आपका डाटा जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है और जिसको सरकार भी समझ रही है उसको इसमें शामिल किया गया है, लेकिन कुछ कड़े नियमों के साथ। अब हम उन्हीं नियमों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, क्या उद्देश्य बताया गया है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो गाइडलाइंस है उसको आईटी सेक्रेटरी के द्वारा इशू किया गया है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑन टेक्नोलॉजी एंड डाटा मैनेजमेंट के चेयरपर्सन है और उन्होंने इसको पूरा क्लियर किया है। और इसमें एम देखिए क्या बताया गया है। बताया गया है कि आखिर डाटा उनको क्यों चाहिए, जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है उसको आपके फ़ोन में क्यों रखना है। बिकॉज ये जो अभी का पूरा पेंडेमिक है, कोविड-19 का पेंडेमिक है, उसको अगर एड्रेस करना है हमें तो हमें लोगों के डाटा चाहिए होंगे, जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स के डाटा चाहिए, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि हाई रिस्क कहाँ पर है, कहाँ पर लोग इन्फेक्टेड हैं, कैसे दूसरे लोग जो अभी इन्फेक्टेड नहीं हैं उनसे उनको बचाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु है, आप मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, वहीं बाकी लोग भी हैं, सभी के फ़ोन में आरोग्य सेतु अगर इसको मैंडेटरी कर दिया गया और सबके फ़ोन में अगर ये आ जाता है तो पता चला उसमें से कोई भी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, आपका मोबाइल फट से उसको ट्रैक कर लेगा और बता देगा कि आपके इतने मीटर पर 500 मीटर पर 2 लोग हैं या 1 लोग हैं या 3 लोग हैं। तो इससे क्या होगा, आप काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं और वहाँ से बच सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा इसके कई और उपयोग होंगे इस डाटा के रिसर्च डेवलपमेंट में, बाकी मिनिस्ट्रीज़ को
जिसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। डाटा एप्रोप्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि डाटा का कलेक्शन और इसका गैदरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसका काफ़ी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी मिल करके, ठीक है। अब देखिए कितने तरीके के डाटा को इसमें कलेक्ट किया जा रहा है, ये याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रिलिम्स के लिए, ठीक है। डेमोग्राफिक डाटा, डेमोग्राफिक डाटा का नाम डेमोग्राफी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा डाटा, यानी आपका ऐसा डाटा जिसमें आपके नाम हैं, आरोग्य सेतु का बनाएंगे एप्लीकेशन तो आप नाम वहाँ पर डाल रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, एज, जेंडर, प्रोफेशन, ट्रैवल हिस्ट्री, तो ये सारा डाटा किस में आएगा, डेमोग्राफिक डाटा में आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं ना कि मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, प्रोफेशन, ये सब किस डाटा के तहत आपका आता है, तो ये डेमोग्राफिक डाटा में आएगा, ठीक है। एंड दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड रिस्पॉन्स डाटा। इसको रिस्पॉन्स डाटा कलेक्टिवली कहा जा सकता है, ये याद रखिएगा। रिस्पॉन्स डाटा वर्ड का यूज़ आगे किया गया है और बेहद इंपॉर्टेंट है ये। तो जो डेमोग्राफिक डाटा है उसको जब कलेक्टिवली हम लोग देखेंगे नाम, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर वगैरह के साथ, तो वो रिस्पॉन्स डाटा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट डाटा पे। कॉन्टैक्ट डाटा क्या होता है, इट्स अबाउट एनी अदर इंडिविजुअल दैट अ गिवन इंडिविजुअल हैज़ कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। आप किसके किसी कॉन्टैक्ट में आए हैं, जैसे इस पर भी सवाल उठाया गया था कि जब कोई पेंडेमिक में, जब कोरोना वायरस से अफेक्टेड कोई व्यक्ति है तो उसके कॉन्टैक्ट डाटा को क्यों ट्रेस किया जाता है, क्यों ये पता लगाया जाता है कि आखिर कौन कौन से व्यक्ति आपके संपर्क में आए। तो ये बहुत ज़रूरी है ना, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि जो व्यक्ति इनके संपर्क में आए हैं उनको भी आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि उनसे बाकी लोगों में ना फैले, अगर ये वायरस का इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच चुका है तो ये कॉन्टैक्ट डाटा आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सेल्फ असेसमेंट डाटा। देखिए जब आप आरोग्य सेतु को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको सेल्फ एक्सेस करने का ऑप्शन आता है। किसी की तबीयत ख़राब है तो वो खुद को एक्सेस कर सकता है कि अभी आपको हाई फीवर है कि नहीं, या माइल्ड फीवर है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। तो ये सब आप डाटा वहाँ पर डालेंगे तो एग्जैक्टली आपको एप्लीकेशन बताने की कोशिश करेगा कि हाउ आर यू, आई मीन आर यू वेल और यू आर नॉट वेल, या फिर आप थ्रेट में हैं, इस तरीके से वो एप्लीकेशन बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल्फ असेसमेंट डाटा हो गया। आगे बढ़ते हैं लोकेशन डाटा। लोकेशन डाटा से बहुत ही क्लियर है, समझ में आ गया कि जोग्राफिकल, जब हम बात करेंगे जोग्राफिकल पोजीशन की बात करेंगे तो वो हमारा लोकेशन डाटा कहलाएगा। ये डाटा का जो डिफ्रेंसिएशन है ज़रूर याद रखिएगा, 4 कैटेगरी में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के डाटा को बांटा गया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट एंटिटीज विल बी एबल टू एक्सेस दिस आरोग्य सेतु डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर कौन कौन सी ऐसी एंटिटी है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो आपके डाटा को एक्सेस कर सकती है। आपको याद होगा 2019 में इस डाटा को लेकर के बहुत बवाल हुआ था। हर एक इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म पर हम डाटा की बहुत बात करते थे, डाटा लोकलाइजेशन को बहुत एम्फेसिस कर रहे थे। क्यों, ताकि इसीलिए कि जो आपके पर्सनल डाटा है, पर्सनल रिकॉर्ड्स है, वो बाहर ना चले जाएं, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर हमारा लॉ बना हुआ है, इसके लिए अभी बिल भी है जो पार्लियामेंट में चल रहा है, डाटा प्रोटेक्शन बिल, और उसमें कई सारे प्रावधान लाए गए हैं। 3 कैटेगरी में डाटा को वहाँ पर भी बांटा गया है कि कौन सा क्रिटिकल डाटा है, कौन सा सेंसिटिव डाटा है, कौन सा जनरल डाटा है। तो अब यहाँ पर हम वापस आते हैं आर्टिकल में कि आरोग्य सेतु के तहत जो डाटा है उसको कौन कौन से लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, अभी हमने जिक्र किया शुरुआत में ही, ये सारे लोग डाटा को एक्सेस कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ डाटा हो सकता है विद द लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। स्टेट, सेंटर और लोकल गवर्नमेंट के साथ डाटा को शेयर किया जा सकता है जब नेसेसरी हो, जब ज़रूरत हो तब, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर रूल्स बनाए गए हैं जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या कानून है, और किसी भी ऐसे रूल्स को तोड़ा जाता है तो फिर क्या उसके पनिशमेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड किया गया, प्रोटोकॉल फॉर शेयरिंग द थर्ड पार्टी। इनका कहना है कि जो कोरोना वायरस है, एक्चुअली इसका क्या इलाज है अभी तक तो ये क्लियर है नहीं। दूसरा, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर लोग लगे हुए हैं और हम नए नए तरीके रोज़ अपना रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना होता है तो प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस के साथ जो हेल्थ रिस्पॉन्स टीम हो सकती हैं, हेल्थ एसोसिएटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसको शेयर किया जा सकता है। और थर्ड में रिसर्च पर्पस से किसी भी यूनिवर्सिटी को
या इंडियन यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है, इंडियन यूनिवर्सिटी को या रिसर्च सेंटर में डाटा को दिया जा सकता है। एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स डाटा की बात हो रही है, द रिस्पॉन्स डाटा कैन बी शेयर्ड, यानी कौन सा, डेमोग्राफिक डाटा, जो शुरुआत वाला डाटा आपका था, रिस्पॉन्स डाटा कैन बी शेयर्ड, लेकिन वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशंस होने के बाद ही इस डाटा को आगे शेयर किया जाएगा। ठीक है, चेक एंड बैलेंस क्या है, आपने डाटा दे दिया, मिनिस्ट्रीज को दे दिया, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया, अदर जो ऑर्गेनाइजेशन उनको दे दिया, थर्ड पार्टी को डाटा दे दिया। अब इसके चेक एंड बैलेंस क्या है? पहला, सरकार का क्या कहना है, डी आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ डाटा। इनका कहना है कि जो डाटा है उसको आइडेंटिफाइड दोबारा से नहीं किया जा सकता। द प्रोटोकॉल सेज द रिस्पॉन्स डाटा, रिस्पॉन्स डाटा ध्यान दीजिएगा कौन सा था, डेमोग्राफिक डाटा जो था आपका, that can be shared with the ministries, government departments and the administrative agencies has to be in de-identified form। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नाम और एड्रेस वगैरह है वहाँ पे, नाम और जो भी आपका पता दिया गया है उस डेमोग्राफिक डाटा में, उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, उसको आइडेंटिफाई फॉर्म में नहीं रखना है, उसको डी आइडेंटिफाइड फॉर्म में रखा जाएगा। जब भी वो किसी मिनिस्ट्रीज को शेयर किया जाएगा तो except for demographic data, the response data must be stripped of information that may make it possible to identify the individual personally। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको रैंडम बना करके जो डाटा आगे दिया जाएगा उसको रैंडमली दिया जाएगा, ताकि किसी की इंडिविजुअल पर्सनालिटी या उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस ना किया जाए। मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ एजेंसीज, एनआईसीज जो है वो सारे एजेंसीज का लिस्ट पूरा मेंटेन करेगी कि किनको किनको डाटा को शेयर किया गया है, ताकि अगर कहीं पर कोई फ्लॉ होता है तो उस एजेंसी को सीधा टारगेट किया जा सके। इंक्लूजन ऑफ टाइम, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा जहाँ पर सारा डाटा डिटेल्स रखा जाएगा। आपको समझ में तो आ रहा है कि डाटा क्यों दिया जा रहा है इन एजेंसीज को? इसलिए दिया जा रहा है ताकि बहुत सारी चीज़ों पर एनालिसिस किया जा सके। अभी हम अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि डाटा को एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है पॉलिसी मेकिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन डाटा का इस्तेमाल दो एंगल से कर सकती हैं। एक, पेंडेमिक को रोकने में, उसके लिए प्रॉपर जो मेथड्स हैं उसको अप्लाई करने में, और दूसरा, अगर हम इसको आगे स्प्रेड होने से रोकना चाहते हैं, अच्छी पॉलिसी मेकिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यूज़ हो सकता है। अब देखिए, इंक्लूजन ऑफ टाइम को ध्यान रखिएगा, इसमें सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। कब वो डाटा लिया गया, टाइम क्या था, उसके बाद जो एंटिटी है, किसको शेयर किया गया है डाटा, कौन कौन सी कैटेगरी का डाटा शेयर किया गया है, इन सारी चीज़ों को उस डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। नो रिटेंशन बियॉन्ड 180 डेज, ये यहाँ पर क्या किया गया है कि इस प्रोटोकॉल में, इस पूरी गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो डाटा होगा वो 180 डेज से ज़्यादा तक नहीं रहेगा, यानी कि उसके बाद ये शेयर नहीं किया जा सकता है, ये इसमें कर दिया गया है। और अगर ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है या फिर उसको फिर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, अभी मैंने जिक्र किया था, सेक्शन 51 याद रखिएगा, जिसमें कि पनिशमेंट की बात की गई है, उसके थ्रू पेनल्टीज लगाए जाएंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी ऐसा करती है उसके ऊपर। सनसेट क्लॉज भी यहाँ पर लगा दिया गया है कि सनसेट क्लॉज जो भी निर्धारित समय है 6 महीने का, 6 महीने के बाद जो ये डाटा वगैरह है वो सब अपने आप ही हट जाएगा, अगर कोई भी ऐसा यहाँ पर नया कानून फिर सरकार इस पर लेकर के नहीं आती है तो। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द कंसर्न बीइंग रेज्ड, अभी भी कुछ ऐसे कंसर्न हैं जो उठते हैं। आखिर वो कौन कौन से कंसर्न है? पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक लॉ की आवश्यकता है। सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर काफ़ी नहीं है, सिर्फ एक प्रोटोकॉल गाइडलाइंस काफ़ी नहीं है, यहाँ पर लॉ और कानून का होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जब ऐसा कोई भी ब्रीच होता है आपके कानून का, तो उसके लिए हमारे पास, लोगों के पास क्या अधिकार हो सकते हैं। नीड फॉर अ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, हमने कई बार जिक्र किया है उस कमेटी का। आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी, उन कमेटी का नाम क्या था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी की ज़रूरत है, एक कानून की ज़रूरत है, दूसरा थर्ड पार्टी लिस्टिंग नॉट डन। अब थर्ड पार्टी को आपने इंक्लूड तो किया, उसमें कुछ सारे प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीज़ें लगाई, लेकिन इसका मिसयूज़ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न एरिया है कि आपने थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया है और उसमें जो एक टफ रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया। नो डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ डी आइडेंटिफाइंग द डाटा, ने जिक्र किया अभी डी आइडेंटिफाइंग द डाटा का, उसके लिए कोई डिटेल्ड प्रोसेस नहीं दिया गया है कि आपका डाटा जो है फिर से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट को ट्रेस नहीं किया जाएगा।
इसके लिए कोई टफ रूल्स या कोई डिटेल्ड प्रोसेस का जिक्र नहीं किया गया है गाइडलाइंस में। दो एक प्रोटोकॉल का जिक्र है यहाँ पर, प्रोटेक्शन बताया गया है कि डी आइडेंटिफिकेशन का से क्या प्रोटेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजेंसी अगर ऐसा करती है कि किसी व्यक्ति के डाटा को फिर से लाने की कोशिश करती है या कुछ ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो उसको फिर पेनलाइज किया जाएगा। यहाँ पर जो एजेंसीज, उनको कोई भी अधिकार इस एक्ट के थ्रू दिए गए हैं, इस प्रोटोकॉल के थ्रू दिए गए हैं, उसको टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं ताकि आपका जो डाटा है वो प्रोटेक्ट हो, उसको डी-आइडेंटिफाई ना किया जाए और उसका मिसयूज़ ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं, लिविंग विद द वायरस। लिविंग विद द वायरस आर्टिकल है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसका जिक्र करते हैं ये। और देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस, आपने सुना होगा ये बातें कई लोग कह रहे हैं। आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा। आर्टिकल का भी यही मानना है कि वायरस के साथ जीना होगा, लेकिन कैसे? यहाँ पे इनका एंगल दूसरा है। ये कहते हैं कि अभी तक जो चीज़ें चली आ रही थी, जब से ये पेंडेमिक फैला है और तब से अगर आप देखें तो सारा कुछ बहुत ही सेंट्रलाइज्ड वे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ लीड कर रही है ना। चाहे वो आप एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट की बात कर लें, उसमें अमेंडमेंट की बात कर लें। आपको याद है हमने डिस्कस किया था, जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, तो पहले तो यहाँ पर एक तो पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है, फाइन को बढ़ा दिया गया, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं। तो क्या हुआ, इसके हिसाब से जो एक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया वो सारी चीज़ें सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड बनाता हुआ दिख रहा है। हमने लोकल गवर्नमेंट या लोकल एजेंसीज या स्टेट गवर्नमेंट्स को इससे ज़्यादा अधिकार नहीं दिए हैं। तो ये जो तरीका है ये फिट नहीं बैठ रहा है। वहीं पर हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात की, तो इनका कहना है इन शॉर्ट कि जो कानून अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं या उसका समहाउ मिसयूज़ हो सकता है या हो रहा है, ये स्ट्रेटजी हमारे बहुत काम नहीं आ सकती है। हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता है और जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है वी शुड मूव फ्रॉम इट, और इससे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो मेन इनका एम्फेसिस है वो है कम्युनिटी और रीजनल इंस्टीट्यूशंस पर, कि हमें कम्युनिटी बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कैसे हम उन पर एम्फेसिस कर सकते हैं, क्या यहाँ पर हम बदलाव ला सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। द कंटेनमेंट इज़ ओवर रीच। अब इनका कहना है ये कंटेनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है बिना किसी रूल एंड रेगुलेशंस के। कंटेनमेंट का मतलब यहाँ पर समझिए क्या है, जब आप किसी को रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वो आप एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं। वाई शुड डू कंटेनमेंट? इनका कहना है कि कंटेनमेंट की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें कंटेनमेंट करना चाहिए लोगों को। कंटेनमेंट एंड एलिमिनेशन इज़ एन ऑप्शन फॉर स्मॉल वेल गवर्नड कंट्री। इनका कहना है कि जो कंटेनमेंट का प्रोसेस है ये छोटे देशों के लिए, या जो बहुत ही वेल गवर्नड हैं, जहाँ पर प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, टेक्निकल सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप ये कंटेनमेंट का प्रोसीजर लेकर के आइए। कंटेनमेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया, लॉकडाउन कर दिया, हर किसी को कहा कि अपने घर पे रहो, जो जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ, बाहर मत निकलो। तो ये सिस्टम कहाँ पर लागू होता है, जहाँ पर जो छोटे देश हों, जहाँ पर सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड हों। क्या भारत जैसे देश में ये कंटेनमेंट का जो ऑप्शन है वो लागू होता है और वो कितना सक्सेसफुल होता है? इनका कहना है कि हम तो ऐसे देश हैं जहाँ पर हमने कंटेनमेंट तो कर दिया लोगों को, लेकिन हम वहाँ पर लोगों को ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। ठीक है, हमने लोगों को फूड पहुंचाना तो बहुत दूर है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, हम लोगों को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो बेसिक एमेनिटीज़ हैं, जो लोकल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर हम कर सकते थे, उसको जब हमने ओवरऑल कर दिया, सेंट्रलाइज्ड वे में एम्फेसिस किया, तो हम उन तक, जो लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और ये जो कंटेनमेंट है ये कहीं ना कहीं एक लिमिट से ज़्यादा हो गया। हाउ कंटेनमेंट अफेक्टेड माइग्रेंट लेबरर? ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि कैसे इस लॉकडाउन ने या इस कंटेनमेंट ने माइग्रेंट लेबरर्स को अफेक्ट किया। और ये सारी की सारी स्थिति इन माइग्रेंट लेबरर्स को देख करके आपके सामने आ गई। जब हमने सब कुछ बंद कर दिया तो ये रोड पर निकल पड़े, ये अपने घर जाने को निकल पड़े, और इनकी स्थिति क्या है वो आपके सामने आ गई। काफ़ी सारे सरकाज़म भी इन्होंने किए हैं कि जो हमने ये सारा का सारा दारोमदार उन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया जिनको कि कुछ भी यहाँ पर पता ही नहीं था कि कैसे उनको रोकना है, क्या करना है, क्या बेसिक मेजर्स होने चाहिए, कैसे टेस्ट किया जाता है, क्या टेस्ट होना चाहिए। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो वो अपने अलग ही
सिस्टम में हैं, उनका काम अभी हो गया है कि सामान को लेके जाना पहुंचाना। हम थोड़ा दिन पहले की बात करें जब चीज़ें और नॉर्मल नहीं हुई थी तब की। तो यहाँ पर जो रीजनल एजेंसीज हैं या कम रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे। कंटेनमेंट एज फेलियर इन अर्बन एरिया, इनका कहना है कि जो कंटेनमेंट है वो अर्बन एरिया में फेल रहा। कैसे फेल रहा? 3 कारण हैं इसके। पहला, एक्सट्रीम डेंसिटी। रूरल एरिया में तो चलिए लोगों के पास बड़े बड़े घर होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अर्बन एरिया में छोटे छोटे मकान होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लोगों की दिक्कत क्या थी कि एक घर में बहुत सारे लोग थे और इसने जो सोशल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट था उसको पूरा नहीं होने दिया, उसको इम्पॉसिबल सा बना दिया। दूसरा, लिटिल सरप्लस एट होम, डिपेंडेंस इन डेली वेजेस। अब जो लोग डेली वेजेस पर काम करते थे, दिहाड़ी पर काम करते थे, या कोई है जो सब्जी का ठेला लगाता है, कोई है जो इस तरीके के काम करता है, आखिर वो क्या करेंगे? तो उनका जो पूरा सोर्स ऑफ इनकम था वही ख़त्म हो गया। तीसरा, फाइनली, पुअर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल केयर। यहाँ पर जो लोग हैं उनके हिसाब से अगर आप मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ को देखते हैं, उनके रेशियो में डॉक्टर्स को देखते हैं, तो वो बहुत ही कम है ऑलरेडी। तो ये ऐसे 3 मेजर्स थे जिसने कि अर्बन एरिया में कंटेनमेंट को पूरा नहीं होने दिया, फेल इसको साबित किया। एंड पुअर प्लानिंग एंड मिसलेड प्रायोरिटीज़। अभी आगे बढ़ते इनका कहना है कि प्लानिंग पुअर थी और प्रायोरिटीज़ को भी हमने सही तरीके से फिक्स नहीं किया कि हम भाई किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम पुअर प्लानिंग को प्रायोरिटी, हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं? हमने क्या किया, कहीं से एक केस आया तो पूरा पूरा ब्लॉक हमने क्वारंटाइन कर दिया, काफ़ी सारे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। अब इसमें एक तरीके से क्या हुआ, लोगों के मन में स्टिग्मा फैलने लग गया और इस चक्कर में लोग छुपाने लग गए। लोग बताते नहीं थे कि, क्योंकि क्या हुआ, जैसे आपको ये पता चल जाए कि मेरे एक घर के बाद किसी को कोरोना है तो आप घर से निकलना ही बंद कर देंगे, या अगर उस घर से कोई आदमी बाहर आता है तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा। तो ये एक तरीके का स्टिग्मा या एक माइंडसेट क्रिएट हो गया सोसाइटी में, जहाँ पर लोग इस बीमारी से काफ़ी डरने लगे। तो ये एक यहाँ पर ये बताते हैं कि जो प्रायोरिटीज़ थी वो सही तरीके से नहीं थी और प्लानिंग भी सही नहीं रहा। नीड ऑफ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। हमें एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच की आवश्यकता थी और इवन अभी भी है। कई सारे जो एजेंसीज़ हैं, साइंटिफिक एजेंसीज़ हैं, उनकी मदद से, खास करके जो लोकल लेवल पर लोग काम करते हैं उनकी मदद से हम एक अच्छा अप्रोच डिज़ाइन कर सकते थे इस डिजीज़ को मैनेज करने में। रीजनल पैरामीटर्स आर इम्पॉर्टेंट। वंस अगेन आते हैं अपने पहले पॉइंट पर कि रीजनल पैरामीटर्स कैसे इम्पॉर्टेंट हैं, वेयर टू पे अटेंशन। हमें पता चलेगा, अगर हम रीजनल पैरामीटर्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें अटेंशन देना कहाँ पर है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस रीजन में ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, मान लीजिए 4 रीजन है ABCD, आपको पता लग जाए कि बी वाले रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे, राइट। दिस विल हेल्प इन बोथ क्लिनिकल एंड लॉजिस्टिकल मैटर्स। अब हमें पूरे एरिया को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम इस एरिया में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी क्लिनिकल अप्रोच, जैसे कि आप टेस्टिंग किट है आप वहाँ भेज सकते हो। मान लो आपके पास सिर्फ 10 से 15 किट हैं, तो आप सारे लोगों को क्यों दोगे, ABCD सब जगह पे क्यों दोगे? आप सिर्फ बी वाले एरिया में लेके जाओगे, वहाँ पर आप टेस्ट करोगे और आपका जो बेस्ट रिजल्ट है वो सामने आएगा। उसके बाद जो लॉजिस्टिकल कोई प्रॉब्लम है आप उसको वहाँ पे इंश्योर कर सकते हो, फूड ग्रेन्स वगैरह पहुँचा सकते हो। माइग्रेंट लेबरर्स कहाँ पर ज़्यादा जा रहे हैं, किस एरिया में जा रहे हैं, क्या ट्रेजेक्ट्री है ना, वहाँ पर केसेस कितने बढ़े हैं, ये सब चीज़ें जब हम पता करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि अटेंशन देना किधर है। हाउ दिस एनालिसिस विल हेल्प, जब हम ये पूरा एनालिसिस करेंगे, डाटा निकालेंगे कि इस रीज़न में ज़्यादा दिक्कत है, इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। आप ये देखिए कि किन लोगों को हो रहा है ये कोरोना वायरस, और उससे जो डेथ हो रहे हैं वो उनका कैसा बैकग्राउंड है ना। जैसे जो लोग हैं, क्या वो पुअर पीपल हैं जिनमें ये बीमारी फैल रही है, वो जो लोग हैं क्या वो माइग्रेंट वर्कर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उनकी वजह से चीज़ें फैल रही हैं। तो ये अगर एग्जैक्ट सर्टेन डाटा हम निकाल के लाएंगे तो ये एनालिसिस हमें कई और जगह पर हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो आप दे सकते हैं, विलेज लेवल पर दे सकते हैं। जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनमें किन को क्वारंटाइन करना है, रोटेशन बेसिस पर हम क्वारंटाइन कर सकते हैं उनको। ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, राइट। तो ये ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं बाय डूइंग दिस एनालिसिस। सैलरीड वर्सेस नॉन सैलरीड। अब ये कहते हैं कि ये जो इतना स्टिग्मा फैलाया लोगों ने, अब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये क्वारंटाइन होना चाहिए, ऐसे लोग जिनको कि कोरोना हो गया है वो बिल्कुल बाहर ना आएँ, कॉन्टैक्ट में ना आएँ। तो ये वो लोग कर रहे थे जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था, सैलरीड पर्सन थे। ये जो लोग दुकान में काम करते हैं, जो लोग सब्जी बेचते हैं, जो लोग मजदूर लोग हैं,
उनको तो ऐसा कोई भी स्टिग्मा या टैबू से फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनको तो जाना ही है बाहर, उनको तो काम करना ही है बाहर जा कर के, उनको फार्म में काम करना ही है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो कहीं ना कहीं टैबू या परसेप्शंस लोग बनाते जा रहे हैं और उसकी वजह से जो रिस्क बढ़ रहा है, हमें उसको कैसे काउंटर करना है। मॉर्बिडिटीज़ आर डिफरेंट। देखिए, मॉर्बिडिटी की बात हो रही है, मोर्टेलिटी की नहीं, ठीक है, मृत्यु दर नहीं है ये। यहाँ पर मॉर्बिडिटी है कि कहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा फैला है। तो हर जगह पर अलग अलग मॉर्बिडिटी रेट देखा गया, रूरल एरिया में, पार्टली रूरल सोसाइटीज़ में, अर्बन एरिया में। तो जहाँ जहाँ पर जितनी जितनी मॉर्बिडिटी रही, जहाँ जहाँ पर ये जो वायरस है उसके फैलने का दर अलग अलग रहा, तो उसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होने चाहिए थे। ना कि एक ब्लैंकेट प्लान हो जाता कि एक ही प्लान है जो हर जगह पर लागू हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। एनालिसिस शुड हेल्प इन इंश्योरिंग दिस प्रोसीजर। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा? वो एनालिसिस जो अभी हमने किया। हमने रीजनल बेस्ड एनालिसिस कर ली और उससे हमें डाटा निकल गया, और उस डाटा से ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पर कैसे मेजर्स, कैसे प्लानिंग को इंश्योर कर सकते हैं। नीड ऑफ लॉजिस्टिक ऑफ प्रिपरेशंस। अब हमें प्रिपरेशंस के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या लॉजिस्टिक्स हो सकते हैं। जाहिर तौर पर हमें हॉस्पिटल्स बेड चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बेसिक एमिनिटीज़ और वेलफेयर सर्विसेज होनी चाहिए। तो इन सभी को उस जगह पर इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। A dashboard of the key parameter of preparedness and their life status would instill confidence and enable collective actions। तो सब मिलकर के कलेक्टिव एक्शंस यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर इनका बेसिकली ये कहना है कि स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब सब मिलकर के काम करेंगे, तो अगर हम ऐसे डिफ्रेंशिएटेड वे में काम करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करेंगे, तो ज़्यादा इफेक्टिव आगे हम काम कर सकते हैं, रैदर दैन हम किसी एलीट ब्यूरोक्रेसी के टर्म्स में आ जाएं और हम उन्हीं पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएं। ये सही मेथड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्टेट का रोल बहुत अच्छा हो सकता है। सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को अपने रोल को प्ले करने देना चाहिए, उनको अथॉरिटीज़ देनी चाहिए, है ना, उनको और जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका देना चाहिए। तो ये आर्टिकल में इनके अकॉर्डिंगली कहा गया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच था उसको बदलने की आवश्यकता है अब, और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में हर किसी को, अथॉरिटी को एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, केरला की बात करेंगे। देखिए, केरला का नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि केरला ने जिस तरीके से रोका है इस पेंडेमिक को, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आखिर कैसे? तो सबसे पहला जो इनका मुद्दा है वो ये कि यहाँ पे जो सोशल इंडिसेस हैं वो हर चीज़ के काफ़ी अच्छे हैं। सोशल इंडिसेस मतलब अगर आप वहाँ का डेवलपमेंट रेशियो देख लीजिए, वहाँ पर लिटरेसी रेट देख लीजिए, वहाँ के और जो जेंडर गैप का इशू है वो देख लीजिए, तो सारी चीज़ों में केरला हमेशा हाईएस्ट पर होता है, ठीक है। तो इसके जो सोशल इंडिसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर कोई भी जब डिज़ास्टर आता है तो वो लोग बहुत अच्छे से उससे लड़ते हैं, चाहे फ्लड हो, निपा वायरस हो, कोरोना वायरस हो। केरला हर ऐसे डिज़ास्टर में अपने आप को जिताता है, और वो कैसे हो पाता है, इसके पीछे हो सकता है कि वहाँ का एक जो सोशल इंडिसेस है वो बहुत मैटर करता है। आउट स्मार्ट स्टेट के तौर पर जाना जा रहा है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाकी जगह पर भी केरला के बहुत चर्चे हो रहे हैं। केरला हैज़ द लोएस्ट मोर्टालिटी रेट, अभी तक का लोएस्ट मोर्टालिटी रेट रहा है केरला में बिकॉज ऑफ दिस वायरस, और हाईएस्ट रिकवरी रेट। कोरोना वायरस इन्फेक्शन में वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकवरी भी हुई है, मोर्टेलिटी भी काफ़ी कम हुआ है, और जबकि बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया गया, सिर्फ 10% टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। बट अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई अग्रेसिवली, कहाँ पर कौन है, क्या है, पता लगाया गया। अभी हमने देखा था ना, कॉन्टैक्ट डाटा ट्रेस किया गया और लोगों को आइसोलेट किया गया, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसीजर्स अपनाए गए, प्रिवेंटिंग कम्युनिटी स्प्रेड को रोका गया। जो महाराष्ट्र में हो रहा है वहाँ पर यही सबसे बड़ी गलती हुई कि वहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड होने लग गया, लेकिन केरला ने इसको अपने यहाँ पर रोका बहुत तेज़ी से। 90% ऑफ पॉजिटिव केस वर डिटेक्टेड अमंग पीपल हु वर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। आप सोच करके देखो कि जिन लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, 90% केस सिर्फ उनसे ही मिले, तो उनको रोक पाना काफ़ी आसान हो गया। अब हमने उनको बाहर जाने नहीं दिया तो उनसे बाकी लोगों में नहीं फैला, और इस तरीके से जो केस था वो काफ़ी कम रहा। अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द केरला एंड न्यूयॉर्क और केरला की एक छोटा सा एनालिसिस करके देखते हैं। केरला में 33 मिलियन पॉपुलेशन, न्यूयॉर्क में 19 मिलियन पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम केरला का महज $2,937। न्यूयॉर्क की बात कर लीजिए तो थाउजेंड्स में है, $88,981।
यहाँ पर आपको पता ही है, हालत पता ही है हॉस्पिटल्स की क्या है, 1.8 हॉस्पिटल बेड्स 1000 लोगों में, वहाँ पर 3.1 बेड का रेशियो है। डॉक्टर्स ऑब्वियसली भारत में बहुत कम है, 1.7 डॉक्टर्स पर 1000, न्यूयॉर्क में 3.8 डॉक्टर्स। मतलब क्या कहा गया, कहा यह गया कि न्यूयॉर्क हमारे से हर स्थिति में बहुत बेहतर है, लेकिन केरला और न्यूयॉर्क में जब कंपैरिजन करते हैं तो डेथ में बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर दिखता है। देखिए मोर्टेलिटी कंपैरिजन भी किया गया केरला और न्यूयॉर्क का। केरला में जो सेम टाइम पीरियड था उस समय में 512 लोग इन्फेक्ट हुए थे और उसमें सिर्फ 4 डेथ हुआ। उतने ही समय पीरियड में जब न्यूयॉर्क में आप डाटा देखेंगे तो 3.4 लाख कोरोना पॉजिटिव केस हुए और उसमें 27,000 लोगों की जानें चली गई। तो आखिर किसको क्रेडिट जाता है? केरला में जो इस तरीके से इतना इफेक्टिव रोल प्ले हुआ है उसका क्रेडिट किसको जाता है? तो जाहिर सी बात है लोकल गवर्नेंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहाँ पर। देखिए इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से जान लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस बन जाए, पंचायती राज से क्वेश्चन आ जाए या लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन आ जाए, इवन केरला स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कई बार अभी इन दिनों में कुछ बेसिक फैक्ट्स रहे हैं न्यूज़ में जो केरला एसोसिएटेड रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इनका बहुत अच्छा रोल रहा, आपस में बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, जिसकी वजह से ये लोग इस पेंडेमिक को रोक पाए वहाँ पर। वर्ल्ड इज़ वंस अगेन डिस्कसिंग द केरला स्टोरी। फिर से एक बार केरला का जिक्र पूरे विश्व में हो रहा है, कैसे इन्होंने निपा वायरस के आउटब्रेक को रोका था, फ्लड से कैसे ये लड़े थे, वहाँ पर इकोनॉमिक लॉस को कैसे मैनेज किया था, और अब वंस अगेन कोरोना वायरस को रोकने में भी ये सफल साबित हुए हैं अभी तक। इसमें इन्होंने एक पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया कि वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी एफिशिएंट है। समहाउ आप यूँ कह सकते हैं, आपको आंसर में पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ का जिक्र करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हैं या पॉलिसीज़ हैं वो बहुत साउंड हैं, लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क रियल टाइम में होता है, इस वजह से इफ़िशियंसी ज़्यादा है। ये आपको लिखना है अपने आंसर में। तो यहीं पर अब हम जोड़ते हैं इसको इंडिया लेवल से। ठीक है, कल आपने सुना होगा मोदी जी की कई सारी बातों को, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे पैकेज का जिक्र किया कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आ रहे हैं, और कैसे फिर से इंडिया को हम आगे इस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक जो समय है ये बहुत ही टफ टाइम है, और ऐसे में आपके पास चैलेंज भी होता है लेकिन वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। और मोदी जी के कल अगर स्टेटमेंट को आपने सुना होगा तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव सा एहसास हुआ होगा कि हाँ, हम इस अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हैं और इससे हम इंडिया को फिर से आगे लेके जा सकते हैं। 5 पिलर का उन्होंने जिक्र किया, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजी एंड डिमांड एंड सप्लाई, इसको हम बढ़ाने वाले हैं। वोकल फॉर लोकल का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने लोगों से कहा कि आप वोकल हो जाइए लोकल के लिए, यानी मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को उन्होंने फिर से एम्फेसिस करने की बात की और आगे बढ़ाने की बात की। और उन्होंने वहीं पर 4L का जिक्र भी किया था, ये भी याद रखिएगा, 4L आपने अगर सुना होगा तो 4L में क्या क्या था, लॉस, लिक्विडिटी, लेबर एंड लैंड, इस पर भी फोकस किया जाएगा और इन 5 पिलर को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे और इंडिया को आगे लेके जाने में सफल हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, आप इनका आंसर ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और सबका आंसर अगर नहीं आया तो फिर ये बहुत गलत बात होगी। तो कम से कम देखिए इतने सारे लोग देखते हैं, कम से कम 100 लोग के आंसर तो आने ही चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं, आप में से कुछ लोग आंसर लिख देते हैं। आप शॉर्ट में लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका आंसर ज़रूर लिखो। 100 आंसर आज आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मतलब 100 लोग होने चाहिए जो आंसर लिख रहे हों, तभी फ़ायदा मिलेगा आपको भी और हमें भी क्वेश्चन बनाने का। तो पहला सवाल क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में कौन कौन से ये ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, NDRF, NDMA, NDF, इसको जिक्र कर लिया है, जिसका आंसर बताएंगे आप। दूसरा सवाल है नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में, नॉर्डिक कंट्रीज़ में ये कौन कौन से कंट्री हैं जो नॉर्डिक कंट्री हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, फ्रांस। इसका आंसर आपको कल बताया जाएगा, लेकिन आप पहले इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तीसरा सवाल है NIC के ऊपर, 2000 में स्टैब्लिश किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। क्या सही है ये दोनों, बता दीजिएगा। चौथा सवाल है द लिटरेसी रेट इन केरला डिक्रीज्ड बिटवीन 2001 एंड 2011, केरला हैज हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी इन इंडिया। सही कौन सा है, गलत कौन सा है, या दोनों सही हैं, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है आरोग्य सेतु, ये 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 5th क्वेश्चन है, क्या है, आरोग्य सेतु इज कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन, इट वाज डेवलप्ड बाय द NIC। काफ़ी डिटेल में जिक्र किया है, आंसर तो पता चल ही गया होगा आपको।
और आप लोगों को थैंक यू, जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियो, उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप कैसे भी शेयर कर रहे हैं, आप अपने 5 दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, आप अलग अलग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और कल लिटरली आप लोगों ने मेरे अपील को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने सारे प्रेज एंड थैंक्स के लिए रियली रियली थैंक्सफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू। हाँ, आंसर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।